मान लो कि गैस की पहली स्थिति जिसमें गैस का दाब है P1, आयतन है V1 और ताप है T1, और इसकी दूसरी स्थिति में गैस का दाब है P2, आयतन है V2 और ताप है T2। गैस की दूसरी स्थिति में बात समझ में आ रही है? तब बताओ आदर्श गैस नियम किसे कहते हैं? आदर्श गैस नियम किसे कहते हैं? बायल और चार्ल्स के नियमों को सम्मिलित रूप से मिलाने पर जो गैस का समीकरण बनता है उसे आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। जैसे कि मान लो कि पहली स्थिति में गैस का दाब P1 है, आयतन V1 है, ताप T1 है। दूसरी स्थिति में दाब P2 है, आयतन V2 है, ताप T2 है। ठीक, तो पहले बायल का नियम लगाओ। बायल का नियम लगाने पर तो बायल के नियम में हम क्या जानते हैं? बताओ क्या जानते हैं? क्या पढ़े हो तुम लोग बायल के नियम में? किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब नहीं, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही ना पढ़े हो? इसका मतलब कि जब उसका ताप को हम T1 को स्थिर कर दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है? जब ताप को स्थिर किए हैं तब मान लो कि ये P1 V1 इक्वल टू ये कांस्टेंट है, तो हमको दूसरा स्थिति में दूसरा दाब प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें क्या है? ताप स्थिर है, T1 स्थिर है, तो P1 V1 इक्वल टू K होता है। ठीक है ना? मगर पहली स्थिति से दूसरी स्थिति में परिवर्तन करने के लिए जब हम दाब को P1 से P2 करेंगे तब उस समय आयतन क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा। गैस की दो स्थिति होगी ना, तो ये बताओ कि जब हम दाब को बदलेंगे P1 से P2 करेंगे तो आयतन V2 हो जाएगा। ठीक, अभी देखो चार्ल्स के नियम में भी फिर आयतन बदलेगा, क्योंकि उसमें आयतन का और ताप का नियम है। ठीक है ना? उसमें आयतन और ताप परिवर्तित हो रहा है, दाब उसमें स्थिर है, यानी कि उसमें आयतन फिर एक बार बदलेगा। तो हम इसको V2 नहीं करेंगे, क्या करेंगे? V डैश कर देंगे। बात समझ में आई? जब हम ताप T1 स्थिर किए हैं और गैस का दाब उस समय P1 है और आयतन V1 है, तो जब हम दाब को P1 से P2 करेंगे अर्थात दाब परिवर्तित करेंगे तो आयतन भी परिवर्तित होगा। हम लोग जानते हैं कि जब दाब बढ़ाते हैं तो आयतन घटेगा, यही ना? यानी कि दाब P1 से P2 कर दिए तो आयतन क्या हो गया? V1 से V2 हो जाएगा, मगर V2 तो अभी बाद की स्थिति है। दोनों नियम लगाने के बाद में जो आयतन रहेगा उसको हम V2 कहेंगे। तो अभी इसे हम V डैश कर दिए क्योंकि आयतन तो परिवर्तित हो गया ना, तो इसे हम समीकरण नंबर 1 लिख सकते हैं। बात समझ में आई? अब देखो चार्ल्स का नियम लगाने पर, चार्ल्स का नियम लगाने पर हमको क्या मिलेगा? चार्ल्स का नियम क्या होता है? स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परमताप के समानुपाती होता है। इसका मतलब कि यहां पर हम दाब को स्थिर कर दिए। दाब P2 था, अब वह P2 ही रह गया स्थिर। बात समझ में आया? P2 को क्या कर दिए? स्थिर कर दिए। ठीक है, पहले ताप स्थिर था, अब दाब P2 स्थिर हो गया। तब तुम लोग क्या पढ़े थे? V1 बटा T1, यही ना?
V1 बटा T1 बराबर क्या होता था, V2 बटा T2, यही ना होता था। मगर देखो पहले क्या था, दाब P2 हो गया था, अब P2 को हम स्थिर कर दिए, तो आयतन क्या है, V डैश है, तो जो V1 है वो V डैश है। अब ठीक है, और ताप जो है कि T1 था, इसमें भी स्थिर था ना, तो ताप T1 है। बात समझ में आया, ताप T1 है। इसका मतलब कि चार्ल्स के नियम के अनुसार जब V1 बटा T1 बराबर V2 बटा T2 होता है, तो इसमें जो V1 है, वह बायल के नियम के अनुसार वो V2 था, बायल के नियम के अनुसार वो V2 वाला था, दूसरा बदला हुआ आयतन था, जो इसके लिए V1 का काम कर रहा है, V डैश था। अब देखो स्थिर ताप स्थिर है ना, तो यहाँ पर भी ताप क्या था, पहला जो ताप स्थिर था, पहले में भी ताप T1, इसमें भी ताप T1, दोनों में स्थिर है ना, तो इसमें ताप क्या है, T1 है, तो वही हम ताप T1 रखती है। आयतन V डैश और ताप T1 और ये जो P2 है वो स्थिर कर दिया गया। ठीक, तो दूसरी स्थिति में क्या होगा, तुम लोग सूत्र पढ़े थे, V1 बटा T1 इक्वल टू V2 बटा T2, कौन सा नियम, चार्ल्स का नियम होता है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब बताओ कि इस V डैश का मान, अब V डैश जब बदलेगा, जब हम ताप को परिवर्तित करके T1 से T2 करेंगे, तो इसका आयतन भी V डैश से V2 हो जाएगा ना। अब इसका अंतिम आयतन V2 प्राप्त हुआ है, यानी कि ये मध्य में, यानी आयतन इसका 2 बार परिवर्तित हुआ है, तो बीच वाले आयतन को हम V डैश मान दिए थे। बात समझ में आ रही है। अब यहां से हम V डैश का मान निकाल के यहां रख देंगे, बस आ जाएगा गैस समीकरण। देखो तब लिखो समीकरण 1 से V डैश का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहां से V डैश का मान निकालोगे तो क्या होगा, P1 V1 बटा P2 हो जाएगा ना। तो V डैश की जगह पर रखो P1 V1 बटा P2, हाई जो बटा T1 है इसको गुणे 1 बटा T1 कर दो। बात समझ में आया, बराबर V2 बटा T2। अब इस P2 को इधर पक्षांतर करोगे तो इसमें गुणा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा गुणा, तब ये हो जाएगा P1 V1 बटा T1 इक्वल टू P2 V2 बटा T2 होगा। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 3। ये बताओ गैस की ये पहली स्थिति और ये दूसरी स्थिति हो गई। बात समझ में आया, गैस की ये पहली स्थिति में था, ये दूसरी लास्ट स्थिति P2 V2 T2 था ना। तब बताओ ये गैस की भिन्न भिन्न स्थितियां हो गई, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पहली स्थिति के लिए, अब पहली स्थिति पर दाब आयतन तथा ताप, दाब आयतन का गुणा और ताप का अनुपात दूसरी स्थिति में दाब आयतन का गुणा और ताप का अनुपात के बराबर है। इसका मतलब कि यह कांस्टेंट है, अर्थात PV बटा T इक्वल टू क्या है, नियतांक है। बात समझ में आई, क्या है, ये नियतांक है। अब ये सोचो कि जब ये नियतांक है तो इसे हम K भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम अब लिख सकते हैं इसे PV इक्वल टू KT, क्या हो जाएगा, T को पक्षांतर कर दिए KT, ठीक है ना, जहां K नियतांक है, ठीक ना। K को हम क्या लिख सकते हैं, NR, PV इक्वल टू NRT, जहां N क्या है, जहां N गैस के मोलों की संख्या है,
जहां n गैस के मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या है, तथा R सार्वत्रिक गैस नियतांक है। गैस नियतांक है, ठीक है। अब ये देखो, तब पीवी बराबर NRT। एक मोल के लिए क्या होगा, एक मोल के लिए पीवी बराबर हो जाएगा RT। यहां तक कि तुम लोग जानते हो कि एक मोल में 6.022 × 10⁻23 अणु, परमाणु या आयन होते हैं, ठीक है कि नहीं। ये बताओ, आदर्श गैस समीकरण सबको समझ में आया है कि नहीं। ये क्या था, आदर्श गैस समीकरण। ठीक है, आदर्श गैस समीकरण कौन है, यही है। ये एक मोल गैस के लिए है, ये n मोल गैस के लिए है, ठीक। ये भी मैं इसको भी अंडरलाइन कर दे रहा हूं। किसी को कोई दिक्कत यहां तक समझने में?